हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और सबसे पहले आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ ये साल के पहले दिन ही बना रही हूँ। वो बात अलग है कि ये वीडियो शायद आपको थोड़े वक्त बाद सुनने को मिले, क्योंकि क्या होता है कि मैं वीडियोस पहले से ही बना कर रख लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास समय और स्पेस दोनों की बड़ी तंगी रहती है। तो जब भी मुझे स्पेस और समय इकट्ठे दिखता है तो मैं उसका मौके का पूरा फ़ायदा उठा लेती हूँ, और फिर उसके बाद जो है वो शुरू हो जाती हूँ अपनी रेलगाड़ी लेकर। अभी आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब लग रही होगी, सॉरी। क्योंकि क्या है ना कि सर्दियों में जितनी बदपरहेज़ी होती है उतना ही ज़्यादा हाजमे की भी शिकायत सर्दियों में ही रहती है, क्योंकि खा पी ज़्यादा लेते हैं लेकिन पचने में बड़ा वक्त लगता है। कभी कभी पच जाता है, कभी कभी नहीं पचता है। केमिकल रिएक्शन हो जाते हैं जिसकी वजह से फिर बहुत सारे बॉडी में साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाते हैं। तो मेरे साथ ये होता रहता है, तो मैं क्या करूं। बहुत कोशिश करती हूँ कि ये ना खाऊं वो ना खाऊं, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। क्या करें, कंट्रोल नहीं होता। ये बचपन में ये बात सुनी थी, और अब ये एक ऐसे एज में हम लोग आ गए हैं जहाँ पर हम अब इस बात का मतलब समझे हैं कि वाकई क्या करें, कंट्रोल नहीं होता। जानते हैं, समझते हैं कि ये चीज़ हमारे सेहत के लिए अहितकारी है, लेकिन फिर भी पता नहीं जो चीज़ें शरीर के लिए सही नहीं होती, पता नहीं नज़रें ज़बान उनकी तरफ क्यों फिसल जाती हैं। तो बस इसी की वजह से साइड इफ़ेक्ट मैं भुगत रही हूँ। तो चलिए, ये तो चलता ही रहेगा मेरे शरीर के साथ, और ये सारे तो होते ही रहते हैं। ये कोई छोटी मोटी बातें हैं, इतनी ज़्यादा मैं इनको दिल पे नहीं लेती हूँ। बस मुझे टाइम और स्पेस मिला तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊं, इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। थोड़ी सी आवाज़ ऊपर नीचे लगेगी, वैसे मैं फ़िट हूँ, लेकिन थोड़ा क्या होता है, कुछ गलत खा लो तो फिर हो जाता है। आई थिंक आप लोग मेरी बात समझेंगे, और आई रियली होप कि आप लोग भी इस चीज़ से गुजरे ही होंगे, क्योंकि सर्दियों के मौसम में पेट भरता नहीं है और ना नीयत भरती है, तो जिसका जो रिपेमेंट है वो हमारा शरीर भुगतता है। तो चलिए, अब ये थोड़ा सा मैंने पार्ट जो है, थोड़ा सा मैंने अपनी हेल्थ और अपना जो करंट सिचुएशन है उसको डेडिकेट कर दिया। अब मैं अपने काम की तरफ लौटती हूँ, और आज मैं बात करूँगी जिस मूवी के बारे में। वो मूवी का नाम है रात अकेली है, द बंसल मर्डर। कुछ ऐसी ही कहानी है ये, कुछ ऐसा ही नाम है, जो अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है। और इसका जो फर्स्ट पार्ट था ना वो 2020 में आया था, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राधिका आप्टे है। मैंने वो फिल्म देखी थी, मुझे अब सच बताऊं तो मुझे अब वो फिल्म याद भी नहीं है, क्योंकि 5 साल पहले देखी थी। पाँच के भी अब 6 साल हो गए। 2020 में देखी थी और अब 2026 शुरू हो गया है। तो इतना ज़्यादा अब वैसी फ़िल्में तो बनती नहीं है कि भाई ऐसी अच्छी अच्छी फ़िल्में जो एक वक्त पे हुआ करती थी और एक बार देख ली तो दिमाग में छप गई। अब ऐसा होता नहीं है, ना गाने छपते हैं ना फ़िल्में छपती हैं। तो इस वजह से मुझे पहली वाली याद नहीं है, लेकिन मैंने हाँ देखी तो थी। लेकिन अब मैंने इसका जब सेकंड पार्ट देखा है तो मैंने सोचा कि मैं इसका रिव्यू करूं, क्योंकि ये थ्रिलर मूवी थी। तो मुझे थ्रिलर मूवीज़ बड़ी आकर्षित करती हैं, और आपको पता है, अगर आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं तो मेरी ज़्यादातर जिन फिल्मों का मैं रिव्यू करती हूँ वो थ्रिलर फिल्में ही होती हैं। इस फिल्म में भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं और राधिका आप्टे हैं, लेकिन साथ ही साथ में चित्रांगना सिंह, दीप्ति नवल, रेवती, रजत कपूर और अन्य बेहतरीन किरदार हैं, जिनकी वजह से ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा मतलब स्टार कास्ट तो बड़ी इम्पैक्टफुल है। इनफैक्ट इसमें एक छोटे से रोल के लिए संजय कपूर भी हैं, वही सोनम कपूर के चाचा जी और अनिल कपूर के छोटे भ्राता जी।
तो वो भी इस फिल्म में है। उनका रोल छोटा सा है, लेकिन मुझे संजय कपूर के लिए अच्छा लगता है कि फाइनली अब उनको कुछ अच्छा काम मिल रहा है। क्योंकि बॉलीवुड में उनका भी हाल बॉबी देओल जैसा ही था कि उनको कोई स्क्रीन पर पसंद करता नहीं था। लेकिन अब मैच्योरिटी टाइम के हिसाब से उनकी भी एक्टिंग में इम्प्रूवमेंट आ गई है, तो अब उनका किसी प्रोजेक्ट में होना खलता नहीं है। क्योंकि संजय कपूर ने राजा फिल्म से एक तरीके से अपने करियर की शुरुआत की थी। हालांकि उनकी प्रेम मूवी पहली थी जो तब्बू के साथ आई थी, लेकिन राजा शायद पहले रिलीज़ हो गई, जिसमें माधुरी दीक्षित थी। तो लोगों ने वो फिल्म देखी, पर वो जो फिल्म थी उसमें संजय कपूर से ज़्यादा माधुरी दीक्षित के काम के चर्चे हुए। चाहे वो डांस हो, एक्सप्रेशन हो, माधुरी पूरी फिल्म में छाई रही। तो संजय को इतनी लाइमलाइट नहीं मिली। फिर बाद में संजय की कुछ और फिल्में आई पर वो चली नहीं। फिर संजय ने एज अ विलन अपने आप को पर्दे पर लाने की कोशिश करी, बट वहाँ भी कुछ ज़्यादा कामयाबी उन्हें मिली नहीं। खैर, मैं संजय कपूर पर तो ऑलरेडी बहुत बात कर चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पर उनके बारे में बात नहीं करूँगी। तो इसमें चित्रांगना सिंह भी हैं, जिनके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। और इसमें राधिका आप्टे भी हैं। राधिका आप्टे मराठी फिल्मों से और हिंदी फिल्मों में काफ़ी रही हैं। उनकी काफ़ी जो सक्सेसफुल जो फिल्मों में से एक फिल्म अंधाधुन है, जो आयुष्मान खुराना के साथ में आई थी। हालांकि राधिका आप्टे का रोल कम था। उन्होंने शायद अपनी जो प्रेजेंस थी हिंदी फिल्मों में, वो तुषार कपूर के साथ एक फिल्म से शुरुआत की थी जिसका नाम था शोर इन द सिटी, जिसका गाना आज भी लोग बोलते हैं। एक तरीके से वो गाना एक सीख बन चुका है, कर्मा इज़ अ बिच। जी हाँ, ये इसी मूवी का गाना है जो काफ़ी मुझे पसंद था और आज भी पसंद है। तो राधिका आप्टे इस फिल्म से जो है एक तरीके से लोगों के सामने आई थी। मुझे नहीं याद मैंने इससे पहले राधिका आप्टे को देखा था। ये शोर इन द सिटी पता नहीं चली है नहीं चली है, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन राधिका आप्टे को फिर धीरे धीरे काफ़ी अच्छे ब्रेक्स मिले, और फिर उन्होंने अक्षय कुमार के साथ भी पैडमैन नाम की फिल्म की थी। तो काफ़ी काम तो राधिका आप्टे ने किया है और अच्छी एक्ट्रेस है। और पर इस फिल्म में उनका जो किरदार है वो काफ़ी थोड़ा है। फर्स्ट जो पार्ट था, रात अकेली है, उसमें उनका रोल था अच्छा, लेकिन जितना मुझे याद है। पर इसमें वो इतनी ज़्यादा, मतलब कि एक तरीके से उनका कोई ज़्यादा रोल नहीं है। वो एक तरीके से नवाजुद्दीन सिद्दीकी की लव इंटरेस्ट है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में अगर बात की जाए तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ऐसे रोल किए हैं अपने करियर के शुरुआत में जो बिल्कुल भी नोटिसेबल नहीं थे। मतलब एक सीन में वो चोर बने हुए हैं जिनको मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है, जो ऐसे एक्स्ट्रा रोल नहीं करते कुछ कैरेक्टर जिनके कुछ सेकंड्स के रोल होते हैं। चाहे वो मुन्ना भाई हो, शूल फिल्म हो, चाहे वो सरफरोश फिल्म हो, ऐसी फिल्मों में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ऐसे मतलब सेकंड सेकंड के रोल किए हुए हैं। और कौन जानता था कि आगे जाकर ये एक तरीके से हीरो के साथ कंधे से कंधा मिलाकर फिल्म करेंगे। इनकी सलमान खान के साथ किक मूवी आई थी जो काफ़ी लोगों ने इनको एक तरीके से अप्रिशिएट किया गया था। उसमें ये विलन बने थे और काफ़ी अच्छा रोल था इनका। काफ़ी लोगों ने इन्हें पसंद किया और इनकी कई फिल्में हैं जो वाकई काफ़ी तारीफ़ के काबिल हैं। मैंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में पता नहीं कितनी बात की है नहीं की है। मैंने लंच बॉक्स मूवी का जब रिव्यू किया था मैंने, तब मैंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में पता नहीं कितनी बात की थी, मुझे याद नहीं है। लेकिन इनका करियर काफ़ी अच्छा तो नहीं, काफ़ी संघर्ष भरा रहा। लेकिन इनके दिन बदले, और ऐसे बदले कि आज बच्चा बच्चा इन्हें जानता है। तो ये काफ़ी गर्व की बात है कि एक ऐसे इंसान की जर्नी जिसको कोई फिल्म में नोटिस ना करे, ऐसा रोल करने वाला शख्स आज एक ऐसे उस पर है। मतलब हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जब लेता है तो उसको इस बात की तो कोई चिंता नहीं होती है कि फिल्म जो है, अगर नवाजुद्दीन किसी फिल्म में है तो परफॉर्मेंस की तो चिंता डायरेक्टर प्रोड्यूसर को रहती नहीं।
कई ऐसी फ़िल्में हैं जिसका पूरा का पूरा भार नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने अपने कंधों पर उठा रखा है अपने एक्टिंग की काबिलियत के दम पर। तो ये नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी की काबिलियत है। अब पर्सनल लाइफ में उनकी पर्सनल लाइफ काफ़ी ख़राब रही है, कभी अपनी पत्नी से वो अलग हो गए, काफ़ी कुछ रहा। उनकी पत्नी बिग बॉस के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आई थी और वहाँ पर उनका जो स्टे था वो ठीक ठाक ही रहा। फिर बाद में उनका अपने हस्बैंड से पैचअप हो गया। अब वो पैचअप किस वजह से है, कितने देर का है, वो हमें नहीं पता है। लेकिन पर्सनल लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब रही। जितना इंसान सक्सेसफुल होता है उसकी पर्सनल लाइफ उतनी ही डिस्टर्ब होती है, उतनी ख़राब होती है। ऐसा बड़े बड़े ज्ञानी समझदार लोग बोलते हैं और ये लगभग सच्ची बात निकलती है। तो ये एक रियलिटी है जो हम इंसानी रिश्तों की हम समझते हैं। लोग कहते हैं कि सच्चा रिश्ता वही होता है जो आपके दुख में आपके साथ खड़ा रहे। और जैसे ही दिन बदलते हैं तो रिश्तों की जो रूप हैं वो भी बदल जाते हैं। तो ये तभी कहा जाता है कि जितना इंसान सक्सेसफुल है उसकी पर्सनल लाइफ उतनी ख़राब है। ये भी हो सकता है कि जो इंसान सक्सेस हासिल करता है उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं, तो इस वजह से जो लोग उसके साथ बुरे वक्त में होते हैं वो उसके साथ असहाय, असहज और अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। तो ये उस इंसान की भी गलती होती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो उसके साथ सफल इंसान के साथ है उनकी ही ईमानदारी में खोट होगा। कभी कभी सक्सेस मेहनत करके जो इंसान हासिल करता है तो उसका भी दिमाग चढ़ तो जाता है। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी का क्या केस है अपनी वाइफ के साथ वो तो मुझे नहीं पता, पर ठीक है, अब इनका पैचअप हुआ है और मैं इन्हें शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि वाकई जो पैचअप हो वो असली वाला पैचअप हो, वो पब्लिक वाला पैचअप ना हो कि पब्लिक के तो नज़र में ये साथ में है और बंद कमरे में इनकी कहानी कुछ और है। तो खैर, ये थोड़ी पर्सनल बात हो गई नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में। अब मैं बात करूँगी दीप्ति नवल और रेवती के बारे में। ये दोनों अपने दौर की काफ़ी हाईली रिस्पेक्टेड पर्सनालिटीज़ हैं। अगर मैं दीप्ति नवल जी के बारे में बात करूं तो मैं ऑलरेडी इनकी कुछ फिल्मों के बारे में बात कर चुकी हूं, तो मैं ज़्यादा बात करूंगी नहीं। दीप्ति नवल जी के एक सीरियल के बारे में भी मैंने बात करी थी, थोड़ा सा आसमां, जिसको मैंने रिव्यू किया था बहुत स्टार्टिंग में जब मैंने अपना चैनल शुरू किया था। और रेवती जी के बारे में भी मैंने अपने चैनल पर बात की हुई है। इनकी फिल्म रात के बारे में मैंने बात करी है जो राम गोपाल वर्मा ने बनाई थी और बहुत ही डरावनी फिल्म थी। मैंने इसका भी रिव्यू अपने चैनल पर किया हुआ है। तो दोनों अपने दौर की बड़ी ही मशहूर हस्तियां रही हैं और काफ़ी खूबसूरत अभिनेत्रियां रही हैं। लेकिन वही वाली बात है कि इस फिल्म में अगर मैं बात करूं तो इस फिल्म में इनका रोल तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि पता नहीं, कभी कभी रोल अच्छा होता है, कहानी अच्छी होती है, पर वो जो किरदार है वो खुल कर निखर कर बाहर नहीं आता, जैसा इन दोनों के साथ हुआ। अब कहानी का थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। कहानी कुछ यूँ है कि एक बंसल परिवार है जो बहुत ही हाई प्रोफाइल फैमिली है और इनका एक रात हो जाता है पूरी फैमिली का मर्डर, जिसमें से कुछ गिने चुने लोग सरवाइव करते हैं और उनमें से होती है चित्रांगना सिंह। चित्रांगना सिंह के बारे में भी, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी मैंने अपने बीते वीडियोस में बात की थी जब मैंने इनकार मूवी का रिव्यू किया था जिसमें चित्रांगना और अर्जुन रामपाल थे। तो मैं ऑलरेडी इनके बारे में बात कर चुकी हूँ। ज़्यादातर जितने भी स्टार्स हैं मैं सबके बारे में बात कर चुकी हूँ। मैं रजत कपूर के बारे में बात कर चुकी हूँ, तो मैं यहाँ इनकी पर्सनल डिटेल पे नहीं जाऊँगी। मैं अब इस फिल्म की डिटेल पर जाऊँगी कि ये जो फिल्म है ये कहने को एक थ्रिलर मूवी है, एक मिस्ट्री मूवी है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी के पास ये केस आता है और एक एक रात में पूरी आधी से ज़्यादा फैमिली ख़त्म हो जाती है। अब ये फैमिली ख़त्म क्यों हुई, क्या इसके पीछे कोई बिजनेस राइवलरी थी या इसमें घर के अंदर वाले लोग ही इन्वॉल्व थे, इसी केस को इन्वेस्टिगेट करती हुई ये फिल्म है। और इसमें दीप्ति नवल जी का जो किरदार है, जो उनका गेटअप है वो काफ़ी डिफरेंट है और रेवती जी इसमें एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनी है, चलिए मैं ये बता देती हूँ। और ओवरऑल इसमें रजत कपूर जो हैं वो भी कमिश्नर का उन्होंने किरदार निभाया है। तो ये फिल्म इन्वेस्टिगेशन पर शुरू होती है। मैं आपको अगर अपना पर्सनल
ओपिनियन दूँ ना, तो फिल्म की कहानी, फिल्म का प्लॉट, फिल्म की स्टार कास्ट बहुत बढ़िया है। लेकिन फिल्म की एंडिंग जब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट ज़रूर होंगे। हालांकि एंडिंग को थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश की ज़रूर है, लेकिन आपको एंडिंग देखकर कोई एक्साइटमेंट नहीं होगी। आपकी आंखें मतलब फटी की फटी रह जाएंगी, खुली की खुली रह जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो ये बात मैं आपको बता दूं, और जिन जिन ने ये फिल्म ऑलरेडी देख रखी है वो तो बात समझ ही गए होंगे। तो नेटफ्लिक्स पर ये मूवी अवेलेबल है। मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई कि भाई इतने अच्छे किरदार, इतनी अच्छी कहानी, लेकिन इसे और भी बेहतर तरीके से, बेहतर मतलब तरीके से, और भी फाइन तरीके से इसकी एंडिंग अच्छी हो सकती थी। अगर होती ना तो बहुत अच्छा लगता। इसमें ईला अरुण जी भी हैं, जिनके बारे में मैं बात कर चुकी हूँ या नहीं कर चुकी हूँ मुझे नहीं पता। लेकिन ईला अरुण जी इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मदर का रोल उन्होंने किया है। और मैं आपको बता दूं कि ईला अरुण जी को अगर आप एज अ सिंगर जानते हैं तो उससे भी पहले वो एक्ट्रेस थी। उनकी कई फिल्में आ चुकी हैं 80s में। उनकी इनफैक्ट मैंने एक फिल्म रुक्मावती की हवेली का जब मैंने रिव्यू किया था तब मैंने उनके बारे में बात की थी, क्योंकि वो भी इस फिल्म का हिस्सा थी, ईला अरुण जी। और ईला अरुण जी की बेटी आजकल जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं, वो मैरिड हैं, बच्चे हैं। और सोनू निगम का वो बहुत ही ब्लॉकबस्टर गाना तुझे लगे ना नजरिया, नजरिया ओढ़ ले चुनरिया, जिसको सनी संस्कारी वाली जो फिल्म में भी इस्तेमाल किया गया, उसमें भी इनकी बेटी इशिता, इशिता नाम है, इशिता अरुण, वो भी जो हैं उसमें उन्होंने म्यूज़िक वीडियो में परफॉर्म किया था। तो एक तरीके से फिर अभी हाल ही में जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी तो सोनू निगम और इशिता अरुण ने बकायदा उसी मोमेंट को रिक्रिएट किया था जो उन्होंने अपने म्यूज़िक वीडियो में जो डांस किया था, एक तरीके से ओजी कपल बन के। तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा था देखने में। तो काफ़ी म्यूज़िक वीडियो में भी जो हैं इशिता अरुण काम कर चुकी हैं। डांसिंग क्वीन, देसी गर्ल नाम के रियलिटी शो में भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश ज़रूर करी, लेकिन ठीक है, जैसा भी है। बट आज सोशल मीडिया पर काफ़ी अच्छे वो रील्स बनाती हैं, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट उनके एक्सपेरिमेंट रहते हैं, कॉन्सेप्ट रहते हैं। और ईला अरुण जी भी उनके साथ कभी कभी रील्स में दिख जाती हैं। तो ईला अरुण जी अपने काम में काफ़ी एक्टिव हैं और काफ़ी अच्छी सिंगर भी हैं। उनका वो गाना तो आज भी लोगों को याद रहता है जो उन्होंने लता मंगेशकर के साथ गाया था, लम्हे मूवी का। तो बहुत मतलब एक तरीके से उनकी भी अच्छी खासी जर्नी रही है। एक्ट्रेस भी वो बहुत अच्छी हैं और सिंगर तो हैं ही अच्छी। और 90s में उनका मशहूर गाना चोली के पीछे क्या है अलका याग्निक के साथ काफ़ी मशहूर हुआ था, और काफ़ी कंट्रोवर्शियल सॉन्ग भी था वो ज़माने का। तो एक तरीके से ये फिल्म आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। जो मेरी तरह थ्रिलर लवर हैं वो तो एक बार तो इस फिल्म को देख सकते हैं। हालांकि मेरे घर में ऑलरेडी किसी ने ये फिल्म देख ली थी, मैंने बाद में देखी थी। तो जब मैंने उससे पूछा था कैसी फिल्म लगी तो उन उन साहब ने कहा था कि भाई ठीक ही है। तो मैं थोड़ी सी हो गई थी कि अच्छा ठीक ही है। लेकिन जब मैंने फिल्म देखी तो मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझी कि उन्होंने बोला ठीक ही है, क्योंकि एंडिंग एक्सपेक्टेड थी कि काफ़ी अच्छी हो। क्योंकि जब प्लॉट अच्छा है तो फिर उसकी एंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए। जब आप इतने बड़े बड़े स्टार कास्ट को ले रहे हैं तब फिर एक्सपेक्ट तो किया जाता है एज अ ऑडियंस की उसकी एंडिंग ऐसी होगी कि आप भौचक्के रह जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो आप ये फिल्म देखिए। और इस फिल्म को बनाया है हनी तेरहान ने। मैं अगर कुछ उनका नाम गलत ले रही हूँ तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। उन्होंने ये फिल्म को डायरेक्ट किया है। तो डायरेक्शन भी ठीक ठाक है, कोई बहुत बढ़िया डायरेक्शन नहीं है, लेकिन ये फिल्म अच्छी हो सकती थी। इस फिल्म के कई ऐसे ऐसे कुछ सीन्स हैं, कई ऐसी मतलब चीज़ें हैं जो काफ़ी अच्छी मुझे लगी। तो उस हिसाब से मैं ये कह सकती थी कि ये पिक्चर और भी बेहतर अच्छी बन सकती थी। इसमें, इस फिल्म में, इस कॉन्सेप्ट में वो पोटेंशियल था।
लेकिन कहीं ना कहीं एंडिंग थोड़ी सी लैग कर गई। तो मैं ये फिल्म को वाओ मिस्ट्री मूवी तो नहीं बोलूँगी। हाँ, एक बार टाइम पास के लिए आप ये फिल्म देख सकते हैं, आप बोर नहीं होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो आपका बन ही जाएगा। तो इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पे आप देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसे रिलीज़ हुए हुए। और मुझे लगा कि मुझे इस मूवी के बारे में बात करनी चाहिए। और चित्रांगना सिंह के लिए मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि अब वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गई हैं, और उनकी जो पर्सनालिटी है बिल्कुल वो ये प्लेटफॉर्म डिज़र्व करती हैं। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी तो हैं ही फनकार, उनको आप कहीं पर भी परफॉर्मेंस करने को दे दीजिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो वो झंडे गाड़ के ही आएंगे। ये तो हम सबको ही पता है। तो फिल्म में कोई गाना नहीं है, फिल्म नीट एंड क्लीन है, फिल्म में कोई न्यूडिटी नहीं है। तो ये भी एक अच्छी बात है, ये एक अच्छी बात है फिल्म में। तो आप देख सकते हैं। और एक इन्वेस्टिगेशन पर ही फिल्म चल रही है, ज़्यादा फिल्म नहीं भटकती है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पर्सनल लाइफ में। कुछ एक सीन्स होंगे राधिका आप्टे के साथ में जो आएंगे, पर आप उन्हें देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कुछ अनकंफर्टेबल करने वाले सीन आएंगे, वो नहीं है। तो रेवती जी को देखकर मुझे अच्छा लगा। अब तो काफ़ी उनकी अच्छी खासी एज हो गई है, तो मैंने उनकी फिल्में देखी हैं। उनका वो सलमान खान के साथ जो गाना है वो आज भी हम लोग सुनते हैं, साथिया तूने क्या किया। तो थोड़ा अच्छा लगा। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये फिल्म अगर अच्छी होती तो मैं थोड़ा सा इसको और आपको ज़ोर देकर बोलती कि नहीं नहीं, आप ये फिल्म देखिए देखिए देखिए, बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है। बट अनफॉर्चुनेटली मैं ये नहीं बोल पाऊँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप देखिए। अगर आप नहीं भी देखेंगे तो आपका कोई बैंक बैलेंस खाली नहीं हो जाएगा मैं ये कह सकती हूँ। तो बस इसी के साथ अब मैं चलती हूँ, और विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और उम्मीद करती हूँ कि जो पिछले साल नहीं मिला वो इस साल मिल जाए, और जो भी आप लाइफ में डिसीजंस लें वो सही हो। और बस आप सबको ज़िंदगी में परमानेंट हैप्पीनेस मिले। जितने भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, ये मैं सबके लिए बोल रही हूँ। और जो आगे भविष्य में जुड़ेंगे उनके लिए भी मैं ये विश कर रही हूँ, और जो नहीं भी जुड़ेंगे उनके लिए भी मैं विश कर रही हूँ। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई ओपिनियन अपना शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। और अगर मेरे वीडियो को आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि मेरा वीडियो लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अप्रिशिएट करें। कोशिश रहती है कि मैं कुछ अलग कुछ नया लेकर आऊँ आप लोगों के लिए। और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले साल में मेरी ये कोशिशें कम नहीं होंगी। पूरी कोशिश रहेगी कि मैं और भी नए से नए टॉपिक्स पर आप लोगों से बातें करूँगी और आप लोगों को एंटरटेन करूँगी, या हो सकता है कुछ लोगों को बोर करूँगी। आई रियली डोंट नो। तो वो तो आप लोग डिसाइड करेंगे। तो बस इसी के साथ अब मैं आई होप कि मैं कोई और पॉइंट्स वगैरह भूल नहीं रही हूँ, किसी के बारे में मैं बात करना जो है भूल ना रही हूँ। क्योंकि जैसे ही वीडियो बंद होता है तो अरे मुझे ध्यान आता है कि अरे मैंने तो ये बात की नहीं है, फिर मुझे दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है। ये भी एक मेरे साथ प्रॉब्लम रहती है। अब मैं लिखूँ क्या लिखूँ मुझे खुद नहीं समझ में आता। कभी कभी बातें ऑन द स्पॉट बोलते बोलते आ जाती हैं तो मैं बोल देती हूँ, और कई बार रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद अरे यार ये बात रह गई। ये शायद प्रॉब्लम मैंने पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस की थी, जो मेरे साथ चल रही है। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद कर रही हूँ। पता नहीं कितनी बार मैं बोलती हूँ वीडियो को बंद कर रही हूँ बंद कर रही हूँ, लेकिन मैं बंद नहीं करती हूँ। बट अब मैं पक्का बंद कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे।